नमस्कार, मैं डॉक्टर भगवानाराम विष्णु गवर्नमेंट लॉ कॉलेज प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। टीपी एक्ट के सेक्शन 35 टीपी एक्ट के सेक्शन 35 डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, चुनाव के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, चुनाव के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? सेक्शन 35 टीपी एक्ट। चुनाव के सिद्धांत सेक्शन 35 में दिया गया है। ये चांसरी कोर्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, जस्ट इक्विटी एंड गुड कॉन्शियसनेस पर आधारित है। सेक्शन 35 में चुनाव के सिद्धांत का तात्पर्य है किसी प्रस्तावक द्वारा, प्रस्तावक उदाहरण के तौर पर है, किसी प्रस्तावक द्वारा संपत्ति के बदले संपत्ति दूसरे व्यक्ति अर्थात भी चुनावकर्ता के सामने प्रस्ताव में उल्लेखित संपत्ति को द्वारा प्रस्ताव रखता है कि प्रस्ताव में उल्लेखित संपत्ति आप रख लो और आपके पास अर्थात चुनावकर्ता के पास में दो संपत्ति दस्तावेज के मुताबिक वो संपत्ति सी को दे दो। यहां एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी है। संपत्ति के बदले में कोई संपत्ति का फायदा देकर उस दूसरे व्यक्ति की संपत्ति किसी तीसरे व्यक्ति को अंतरण करने का प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव रखा जाता है। तो प्रस्ताव रखने के बाद में चुनावकर्ता के समक्ष दो विकल्प उत्पन्न होते हैं। विकल्प नंबर 1, चुनाव स्वीकार करे। यदि चुनाव स्वीकार करता है तो ए की संपत्ति बी को मिल जाएगी, बी की संपत्ति सी को चले जाएगी। विकल्प नंबर 2 कि इनकार कर दे। इनकार करने पर ए की संपत्ति ए के पास रहेगी और बी की संपत्ति सी के पास नहीं जाएगी, बी के पास ही रह जाएगी। ऐसी स्थिति में सी निराश अंतरित होगा। सी जो है वो निराश अंतरित होगा, क्योंकि प्रस्तावक ने वचन दिया था कि मैं बी से प्रॉपर्टी का आपको चुनाव करवा दूंगा, और फिर बी यदि मुकर जाता है तो ए सी को प्रतिफल देगा बी की संपत्ति के बराबर। ए मर गए हैं तो ए के एलआर सी को देंगे बी की संपत्ति के बराबर। अगर वचन दिया है प्रतिफल देने का तो निराश अंतरित को ये जो है प्रस्तावक द्वारा देना पड़ेगा बी की संपत्ति के, चुनावकर्ता की संपत्ति के बराबर। इस पूरी प्रक्रिया को चुनाव का सिद्धांत कहते हैं। अब इसके जो है आवश्यक तत्व है, इसमें है अनधिकृत संपत्ति का अंतरण। नंबर 1, अनधिकृत संपत्ति का अंतरण, अर्थात आपने पढ़ा सेक्शन 5 में टाइटल और ओनरशिप, स्वत्व और स्वामित्व जिसमें निहित होता है वही दूसरे व्यक्ति को अंतरण कर सकता है। लेकिन सेक्शन 35 इसमें अपवाद है। ए को कोई अधिकार नहीं है कि वो सी की संपत्ति को लेकर के बी के पास में जाए, बी को दे और बी की संपत्ति सी को अंतरण करे। अनधिकृत अर्थात अधिकारी नहीं है, फिर भी अंतरण करने का प्रस्ताव डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के तहत मान्य है। दूसरा, अनधिकृत संपत्ति में चुनाव कर्ता का हित निहित होना। ए ने प्रस्ताव रखा और बी ने यदि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है तो ए की संपत्ति बी को और बी की संपत्ति सी को चली जाएगी, बाध्य है। चुनाव करने के बाद ये ठीक वैसे ही है जैसे बारूद में जब तक आग नहीं लगेगी तब तक बारूद है, और जैसे ही बारूद में आग लग जाएगी तो बारूद क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? राख के ढेर में। ठीक इसी तरीके से चुनावकर्ता ने यदि चुनाव स्वीकार कर लिया है तो उसका हित वेस्टेड हो जाता है उसमें, फिर ए की संपत्ति बी को और बी की संपत्ति सी को चली जाएगी। ऐसा एक ही दस्तावेज द्वारा होना चाहिए। दस्तावेज द्वारा ऐसी संपत्ति का आदान प्रदान एक ही दस्तावेज के द्वारा होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ये किताब आपको दिखा रहा हूं, ये कितनी किताब है? एक।
पन्ने तो बहुत सारे हैं। तो इसी के अंदर सी ऑथराइज करेगा ए को, ए प्रस्ताव लेकर बी के पास जाएगा, लिखा पढ़ी इसी में होगी और बी की संपत्ति जो है वो सी को दी जाएगी। आपस में एक्सचेंज होता है। इस तरीके से एक ही दस्तावेज के द्वारा होना चाहिए। भिन्न भिन्न दस्तावेज चुनाव का सिद्धांत लागू नहीं होगा। टोंक के नवाब का मामला, जब दो भाई लड़े, टोंक के नवाब ने, छोटे बेटे ने कहा कि मैं नवाब बनूंगा, बड़े वाले ने कहा परंपरा रही है बड़ा बनेगा, तो कोप भवन में चला गया छोटा बेटा। छोटे बेटे को नवाब साहब ने 25 गांव अतिरिक्त दिए कि जा रेवन्यू वसूल कर, उसमें राज कर। कुछ समय पश्चात नवाब साहब का इंतकाल हो गया। उसके पश्चात ए और बी में फिर लड़ाई हुई, बड़े बेटे छोटे बेटे में। तो सरकार ने हस्तक्षेप किया, सरकार ने भूमिका निभाई प्रस्ताव की तरह, ए की तरह, और कहा कि जो चेयर रखेगा, चेयर पर बैठेगा, वो राज करेगा और चेयर के बदले में दूसरे बेटे को 10 लाख रुपए देगा। तो बड़े बेटे ने कुर्सी चुनी और छोटे बेटे को जो है वो 10 लाख रुपए देने के लिए कहा। जब सेना पास में आ गई तो उसने मुकर दिए कि भी जो है इन्होंने जो 25 गांव अतिरिक्त दिए थे, तो वो तो पिता ने लव एंड अफेक्शन, नैसर्गिक स्नेह और प्यार के अंतर्गत दिए थे, वो सेपरेट ऑर्डर था। लेकिन जो सरकार ने हस्तक्षेप किया, उस दौरान ए और बी के सामने प्रस्ताव था कि एक कुर्सी पर जो बैठेगा वो दूसरे को 10 लाख देगा, वो सेम ट्रांजेक्शन माना गया। इस प्रकार से ये जो इसके आवश्यक तत्व है, इस तरह की अपवाद इसके हैं, इस तरह की भिन्नता डिफरेंस कैपेसिटी है। अगर एक कुलपति है, कुलपति होने के नाते उनको कोठी मिली है, सरकारी गाड़ी मिली है, तो वो अपना प्राइवेट मकान किसी अन्य कुलपति को दे दे, या उसमें जो है दूसरे आईएएस को दे दे, या कोठी दूसरा आईएएस को दे दे, अपनी जो प्राइवेट कोठी है। कुलपति होने के नाते वो सरकारी बंगले का उपभोग करेगा और प्राइवेट कैपेसिटी वो अपना करेगा। इसलिए इस तरह की भिन्नता डिफरेंस कैपेसिटी के भीतर यदि चुनाव करना अनिवार्य नहीं है। इसी प्रकार से बैंक ऋण देता है, तो बैंक ये नहीं कह सकता हमें तो आपकी प्रॉपर्टी की आवश्यकता थी और आपको ऋण की आवश्यकता थी, तो उसमें लागू नहीं होगा। अब इसमें अगला आता है मोड ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के तरीके। मोड ऑफ इलेक्शन तरीके दो प्रकार के होते हैं। पहला स्पष्ट, दूसरा आणविक। एक्सप्रेसली हाँ और ना, चुनाव हो गया, हाँ कर लिया तो चुनाव हो गया। आणविक इम्प्लाइडली कैसे होगा? आचरण द्वारा। दूसरा 2 साल उपभोग। दो साल तक ए ने प्रस्ताव रखा, बी ने सी की संपत्ति 2 साल तक उपभोग कर लिया, तो माना जाएगा कि चुनाव कर लिए। बाद में वो नहीं कह सकता कि मैंने तो सी की संपत्ति, उसके पैसे ले लो और मैं तो मेरी संपत्ति नहीं दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। और आचरण द्वारा, आचरण मतलब हाव भाव के द्वारा, गेस्चर द्वारा व्यक्ति अगर वो करता है तो माना जाएगा कि उसने चुनाव कर लिए। अब है चुनाव का स्थगन। चुनाव कब तक रुका रहेगा? चुनाव कब तक रुका रहेगा? स्थगन। यदि दस्तावेज में समय दिया गया है तो उस समय के भीतर 6 महीने, 1 साल, 12, 4 महीने, जो भी है दस्तावेज में टाइम पीरियड दिया है तो। और यदि दस्तावेज में ए ने, प्रस्ताव ने कोई टाइम नहीं दिया है तो 1 साल तक चुनाव रुका रहेगा। वो दूसरे व्यक्ति के साथ में चुनाव नहीं कर सकता है जब तक भी उसको हो सकता है लास्ट दिन ही स्वीकार कर ले, तो चुनाव 1 साल तक रुका रहेगा। तो साथियों, संक्षेप में कोशिश की है, आप अपनी किताब के तरह इसको पढ़ लें। जय हिंद, जय भारत।